एक वक्त था जब हमारे देश में मोटे अनाज का प्रचुरता से उपयोग होता था। मोटा अनाज यानी मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा, कुट्टी। और ये अनाज जो था ये गरीबों के लिए होता था। गेहूं बहुत जो अमीर लोग होते थे उन्हें उपलब्ध हुआ करता था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब जब हमारे देश में मिलेट के नाम से आ रहा है तो जो वो क्लास जो पैसे वाला है वो आकृष्ट हो रहा है मिलेट की तरफ। G20 की इंदौर में एक मीटिंग चल रही है और कृषि समूह की बैठक जो है आज दूसरा दिन है। इसमें भी मिलेट पर चर्चा हुई और ये बात भी सामने आई कि फिर से एक बार जो है वो मिलेट की तरफ लोग लौट रहे हैं, मोटे अनाज की तरफ लोग लौट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये ना सिर्फ गुणवत्तापूर्ण होता है लेकिन कई बीमारियों से भी ये जो है दूर रखता है। बहरहाल, क्या वाकई G20 की जो मीटिंग है, जो शिखर मीटिंग है, जो जो ये संस्था समूह है, इस पर बातचीत होना, क्या वाकई ऐसा लगता है कि वो समय फिर से लौट रहा है और हमारे देश में किसानों की बातचीत की जा रही है, किसानों की सक्सेस स्टोरी पर बात की जा रही है? तो क्या वाकई मध्य प्रदेश अब उस रफ्तार में आ गया है, उस दौर में आ गया है कि हमारे किसान भी बहुत जो है वो संपन्न होते होते जा रहे हैं और नई चीजों को अपनाते जा रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिर क्या भविष्य होगा मिलेट को लेकर, हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता गीत जी। गीत जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। हमारे साथ में मौजूद हैं आशीष सिंह जी जो किसान संघ से हैं। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं आशीष जी। और हमारे साथ में मौजूद हैं पद्मश्री जनक पलटा जी। जनक जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में गीत जी आपसे करना चाहूंगा, G20 की इस शिखर वार्ता में जो इंदौर में आयोजित की जा रही है इस वक्त, कृषि समूह की जो बैठक है, इसमें मिलेट पर बातचीत होना, किसानों पर बातचीत होना, किसानों की सक्सेस स्टोरी पर बातचीत होना, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का जो दौर है वो बदल गया है और किसानों को महत्व दिया जा रहा है, मोटे अनाज को महत्व दिया जा रहा है, परंपरागत चीजों पर हम ध्यान फोकस कर रहे हैं? निश्चित रूप से पंकज जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारा हमेशा से ध्यान जो है किसानों के ऊपर रहा है, बल्कि सभी वर्गों के ऊपर रहा है। लेकिन किसानों पे हम लोग कहीं ना कहीं आधारित हैं। किसान जो है हमारी जो है अन्नदाता है, तो अन्नदाताओं का सम्मान भी करना है। और निश्चित रूप से जो चीजें हमारे लिए गुणवत्तापूर्ण है, उपयोगी है, जिसको खाने से पौष्टिकता में हमें लाभ हो सकता है, उस बात के लिए तो जागरूक करना ही चाहिए। और हमारे देशवासियों को कई बार जो है इन चीजों के बारे में नहीं मालूम रहता, तो उनको जागरूक करना भी एक कार्य है हमारा। तो निश्चित रूप से उस कार्य को किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री जी कमल पटेल जी, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से अनेकों बैठकें भी हुई हैं और किसान को जो है उनकी आय दोगुनी करने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से वो भी आपको दिखेगा, क्योंकि अनेकों योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। और इन्हीं सब चीजों के अंतर्गत जो है, जैसे आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा था कि गेहूं की आपने बात करी, तो आजकल कई बार तो ये सुनने में आया, जो रिसर्च और जो स्टडीज हो रही हैं, कि गेहूं जो है कहीं ना कहीं जहर का, स्लो पॉइजन का भी कार्य कर रहा है। तो बाजरा हो गया, ये अन्य जो चीजें हैं जो पौष्टिक होती हैं, उसका उपयोग ज्यादा बढ़ रहा है। मिक्स ग्रेन के रूप से भी आजकल आटा जो है आ रहा है। तो कई प्रकार की चीजें हैं। मध्य प्रदेश का वैसे भी आप देखें तो आटे क्या, और जब गेहूं की बात आती है तो बहुत प्रसिद्ध है और एक्सपोर्ट तक के होता है। हिंदुस्तान में तो आता ही है, विदेशों तक के जाता है। तो निश्चित रूप से इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा भी हो रही है और किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, देशवासियों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। निश्चित रूप से जी, आगे हम इसके लिए कार्य करते रहेंगे। G20 में निश्चित रूप से ये बात भी हो रही है किसानों के संदर्भ में। किसान जो है वो आकृष्ट हो रहे हैं मोटा अनाज उगाने के लिए, और ज्वार बाजरा के अलावा दूसरे जो अनाज हैं, जो मोटे अनाज हैं, उन वो भी उगाए जा रहे हैं। और जिस वक्त G20 के होटल शेल्टन में बैठक चल रही है, वहां पर एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, वहां पर बहुत सारे मोटे अनाज के प्रदर्शन भी किया गया है जो नए नए तरीके से विकसित किए जा रहे हैं। आशीष जी, आपको लगता है कि ये जो मीटिंग है और इस पर कृषि पर बातचीत होना, मोटे अनाज पर बात होना, कहीं न कहीं ये दिशा तय करता है कि हम जो है परंपरागत तरीकों पर लौट रहे हैं, हम फिर से गुणवत्ता की तरफ लौट रहे हैं? आशीष जी। देखिए सर, ये चुनावी साल है। चुनावी साल में क्या है कि राजनीतिक पार्टियां किसानों को लुभाने के लिए नई नई चीजें करने के लिए तैयार हैं। अभी हम मोटे अनाज की बात करें तो मोटा अनाज पहले से भी मध्य प्रदेश में उगाया जा रहा है। जो किसान मोटा अनाज उगाते हैं, ज्वार बाजरा उगाते हैं, उनकी स्थिति क्या है? अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है।
तो किसानों की आय तो जी दोगुनी हुई नहीं अब तक। ठीक है। दूसरी बात है कि भाई हम यदि मोटा अनाज उगाते हैं तो कितना किसान मोटा अनाज उगाएगा, और यदि जो किसान मोटा अनाज उगाने के लिए यदि इस ओर जाता भी है तो क्या उसे इसका लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलेगा? जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चुनाव में वादा किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे हम 1.5 गुना देंगे, लागत का 1.5 गुना देंगे, लेकिन वो अभी तक दिया नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ 2013 में एक किसान के ऊपर औसतन, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, 2013 में 47,000 रुपए का कर्ज एक किसान के ऊपर था। अब ये बढ़कर के एक किसान के ऊपर 80,000 रुपए का कर्ज हो गया है। फसल की लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, फसल उत्पादन करने के लिए लागत बढ़ रही है, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए, जो उपयोग में दवाएं आती है उनके रेट बढ़ गए, ट्रैक्टर के टायर उनके रेट बढ़ गए, ट्रैक्टर पे जीएसटी 28% लगा दिया गया है। जो मर्सिडीज और जो महंगी गाड़ियों पर लगाया जाता है वो टैक्स ट्रैक्टर के ऊपर लगा दिया गया है। इन सब के ऊपर टैक्स लगाने के कारण जो किसान की उत्पादन की जो लागत है, फसल उत्पादन की लागत वो बढ़ गई, और एमएसपी जो इन्हें लागत का 1.5 गुना दिया जाना था वो नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश में टोटल रकबा है 151 लाख हेक्टेयर का कृषि का रकबा है। इसमें 145 लाख हेक्टेयर पे खरीफ की फसल होती है और 119 लाख पे रबी की फसल लगाई जाती है, और 110 हेक्टेयर लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित जमीन है, जो सरकारी भी है निजी भी है। अब किसानों के साथ में समस्या ये है कि वो मोटा अनाज तो सभी जगह उगाया नहीं जा सकता है। जो भूमि मोटे अनाज उगाने के लिए है तो वहां पे उगाया जाएगा, जहां पे धान उगाया जाता है वहां सोयाबीन नहीं उगाया जा सकता, जहां सोयाबीन उगाया जा सकता है वहां पे धान नहीं उगाया जा सकता, जहां मक्का उगाया जाता है वहां पे धान की खेती नहीं होती, वहां मक्के की ही खेती होगी। तो जिस भूमि में मोटे अनाज की खेती हो सकती है तो मोटे अनाज की खेती तो वहां ही होगी। लेकिन यदि हमको केवल 8, 10, 20, 25, 50 किसानों का विकास करना है तो वो किया जा सकता है। लेकिन यदि हम पूरी इकाई मध्य प्रदेश को माने या पूरे देश को माने और सभी किसानों के विकास की बात करें तो हमको सभी किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, वो किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन करता हो। उसके लिए सबसे सही तरीका ये है कि जो किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ लदा हुआ है उसको सबसे पहले उतारा जाए, और किसानों की लागत है उसको कम किया जाए, और किसानों को जो लागत फसल का मूल्य है वो दिया जाए। आज के 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ था उस समय पर किसानों के पास में समस्या थी कि उनको लागत का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था, फसल का दाम नहीं मिल पा रहा था, फसल उगाने की लागत कम नहीं हो पा रही थी, किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बना हुआ था, और तीसरा वो फसल बेचने के लिए और फसल का भंडारण करने के लिए उसके पास जी सुविधा नहीं थी। तो आजादी के जी 75 साल हो गए तो किसानों की समस्या जैसी की वैसी बनी हुई है। अभी मैं जी आपको एक आंकड़े बताऊं, ये केंद्र आशीष जी सरकार जी के आंकड़े जी हैं। जी। जी केंद्र जी सरकार बिल्कुल के आंकड़े आपसे मैं बता रहा जी हूँ। बोलिए तो सुनिए जी सर, एक मिनट। जी 2017 बोलिए में बोलिए 10,600 किसानों ने आत्महत्या किया था, जी 2018 में 11,000 किसानों ने आत्महत्या किया, 2019 जी में 12,370 किसानों ने आत्महत्या किया, और 2020 में 13,780 किसानों ने आत्महत्या किया। तो जी जी किसान के आशीष जी बिल्कुल आत्महत्या के मैं आंकड़े आपके आंकड़े आंकड़े सुन रहा बढ़ते हूँ। जा रहे हैं, क्योंकि जी किसानों जी की इनकम कम होते जा रही है जी हमारे आशीष जी देश में। एक सवाल जरूर उठता है आशीष जी। जी एक सवाल जी उठता है कि जो आपने आंकड़े बताए हैं निश्चित रूप से वो गंभीर जी आंकड़े हैं, लेकिन जी G20 की जैसे मीटिंग के जरिए यदि दुनिया भर में हम अपने अपनी चीजों को प्रमोट कर पाते हैं, हम कृषि को प्रमोट कर पाते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक आगे कदम तो बढ़ा ही रहे हैं। पद्मश्री जनक पलटा जी इस वक्त हमसे जुड़ गई हैं। जनक पलटा जी, आप सुन रही थी, बात मोटे अनाज की हो रही है कि हमारे देश में फिर से मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा, ये हम लोग सुनते आए थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब फिर से हम लौट रहे हैं अपनी परंपरागत खेती की तरफ, परंपरागत अपनी गुणवत्ता की ओर? आपको लगता है कि ये बुढ़ावा नहीं है बल्कि सच की ओर एक कदम है? जनक जी। धन्यवाद पंकज, आपने मुझे याद किया। कल मैं G20 की मीटिंग में भी थी और मुझे खुशी है कि मोटे अनाज आखिर याद आ गए। जी कम से कम शब्दों में तो याद आए। एक भारत की जो एक हम लोग भारतीय हैं, हम तो जय जयकार में विश्वास करते हैं, तो कम से कम हमने जयकारा बोल दिया कि हम मिलेट्स, अंग्रेजी में बोला है हमने जयकारा, मिलेट्स लाएंगे। हम मोटे अनाज की तो बात ही नहीं कर रहे,
हम तो उस मोटे मिलेट्स की बात कर रहे हैं जो 100 ग्राम के पैकेट में कोई कंपनी बेचेगी, जो मार्केट करेगी। हमारी क्विंटल और टनों में हमारे पास कितने कितने पहले मैं ये क्वेश्चन पंकज आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे इस विषय पर बात करने के लिए मध्य प्रदेश को लेके कर रहे हैं, भारत को कर रहे हैं, इंदौर को कर रहे हैं? पहले ये स्पष्ट करें, फिर मैं बात करती हूँ। हम मध्य प्रदेश को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये मीटिंग हुआ है कि पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। तो जो मिलेट की अगर हम बात करें या मोटे अनाज की बात करें तो पूरे देश का मोटा अनाज प्रमोट होगा। तो ये बात समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में मीटिंग हो रही है लेकिन पूरे देश की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली प्रमोट होने से कुछ हुआ नहीं आज तक हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में भी। बताइए हमने कब कहा था कि हम हमारे देश में गाय माता की क्रांति लाएंगे, गाय माता का दूध। हमारी कितनी गाय माता है, हमारे बैल के बछड़े मार रहे रोज। हमारी ऑर्गेनिक खेती की हमने कितनी बात की, कितनी मध्य प्रदेश ने ऑर्गेनिक खेती बढ़ाई है। आज तक मध्य प्रदेश ने एक ग्रामीण हाट नहीं दिया। हम लोगों ने जैविक सेतु अपना खोला, उसकी ब्रांच खोली, क्या प्रमोट किया इसने? तो ज्वार बाजरा मोटे अनाज जरूरी है, पर पहले हमें ये समझ हो कि हमारी थाली में हमारे पास जमीन जिस पे उगाना है, वो जमीन पे कितना आज तक मध्य प्रदेश में ज्वार बाजरा, कितनी लैंड उसके अंदर है। ऑर्गेनिक किसानों की ज्वार बाजरा की बात कर रहे हैं या यूपर से सरकार सब कुछ टॉप डाउन होगा, ऊपर से प्रमोशन होगा, वो रोज यूट्यूब पे और इस पे चलेगा ये सब? क्या किसान चाहते हैं? किसानों से पूछा किसी ने? क्या G20 में कल किसी किसान को बुलाया गया था पूछने के लिए कि ज्वार बाजरा आप मिलेट्स की क्यों बात कर रहे हैं हम अंग्रेजी में? जब दिल करता है तो पढ़ाई अंग्रेजी में, MBBS हिंदी में कराएंगे और ज्वार बाजरा मिलेट्स में बताएंगे। पहले तो मेरे ये प्रश्न है कि क्या हमारी जमीन, हमें पहले ये स्पष्ट है हम मोटे अनाज उगाएंगे कि केमिकल के साथ, कोई मॉडर्न IT के साथ, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऊपर से ड्रोन के साथ ज्वार बाजरा उगाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। क्योंकि हमारे साथ में आशीष जी मौजूद हैं जो किसानों से संबंधित भी हैं। आशीष जी, जो जनक जी कह रही हैं, क्या ये संभव है कि बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना केमिकल के हम लोग अब मोटा अनाज उगा पाएंगे? आशीष जी एक सेकंड, पहले ये पूछना चाहती हूँ, मोटे अनाज की बात बाद में। अभी कितने किसान आशीष जी ने इकट्ठे बता सकते हैं? प्रदेश में कितने किसान हैं जो ऑर्गेनिक आपने बनाए हैं? बताइए। आशीष जी तो विरोध कर ही रहे हैं इस बात का। आशीष जी बोलिए। नहीं, सॉरी, गीत जी को भी पूछ रही हूँ, आशीष जी को भी बताएं। जी। पहले कितने ऑर्गेनिक किसान हैं? और ये मिलेट्स की बात अंग्रेजी में जो हो रही है, ये जैविक में होगी कि ज्वार बाजरा मोटी खाने वाले तैयार हैं, उगाने वाले तैयार हैं, या नारा देने वाले तैयार हैं? चलिए आशीष जी बताइए। मध्य प्रदेश में टोटल 45 लाख किसान परिवार हैं, 85 लाख किसान परिवार, 85 लाख किसान हैं, और इनमें से ऑर्गेनिक खेती का हम परसेंट देखें तो केवल 1% है, 1% से भी कम है जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अब सरकार, अभी जैसे मैडम ने बोला कि भी किसानों से तो पूछा ही नहीं, आपको क्या करना है? ये एक प्रोपेगेंडा से एक लेके आ गए मीडिया में छाने के लिए कि हम किसानों के लिए ये काम कर रहे हैं, मोटा अनाज उगाओ। जैसे इन्हें बोले कि भाई हम 2022 में आय दोगुनी कर देंगे, तो बोले आप मोटा अनाज उगा दो, आपकी आय दोगुनी हो जाएगी या आय बढ़ जाएगी। ये बताएं किसानों को कि भी कितना किसान है जो मोटा अनाज उगाने के लिए तैयार है, कितने किसान के पास में खेती है जो मोटा अनाज उगाने के लिए उपयोग में की जा सकेगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और मोटा अनाज उगाने के बाद में किसानों को उसका मूल्य क्या मिलेगा और किसानों को क्या फायदा होगा, तो इन चीजों पर बात की जाए। क्योंकि पिछले 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन किसानों की आय भी कम होती गई, किसानों की आत्महत्या भी बढ़ती गई,
और खेती की लागत भी बढ़ती गई, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन किसानों को फायदा किसी प्रकार से मिल पाया है। तो सरकार को सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि किसानों के ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, किसानों को जो फसल की लागत बढ़ी है चलिए उसको कैसे कम किया हम जाए। इसका उत्तर यदि किसानों को आशीष फायदा, जी पंकज जी, जी किसानों को जी यदि फायदा होगा तो किसान मोटा अनाज भी लगाने को तैयार होगा, लेकिन किसानों को फायदा होना चाहिए। चाहिए। एक चलिए गिर जी, आपने एक बात पहले पंकज, एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि क्या जी हमारे पास मोटे अनाज के अपने देसी बीज हैं कि नहीं? जी चलिए, चूंकि गिर जी, चूंकि बहुत सी किसानी वाली बातें हो रही हैं, और चूंकि जनक जी तो बहुत एनसाइक्लोपीडिया हैं पूरे कृषि क्षेत्र में, वो खुद ही अपना जैविक खाद उगाती भी हैं। मैं जनक जी के बारे में बता दूं कि जनक जी जो हैं वो शायद नमक और तेल छोड़कर सब कुछ अपने यहाँ उगाती हैं, और वो पद्मश्री जो है उन्हें अवार्ड हम गौरवान्वित हैं, वो साथ में है। लेकिन गिर जी, क्या इसका उत्तर आप देना चाहेंगे? क्या वाकई ये G20 जैसी मीटिंग जो है ये कुछ एक कदम बढ़ाया है इस क्षेत्र की इस ओर, जो जनक जी बोल रही हैं, जो आशीष जी बोल रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जनक जी ने लेट ज्वाइन किया तो उनको नमस्कार करता हूं। आशीष भाई से तो बात हो ही गई थी, लेकिन जो प्रश्न है दोनों के जो आए हैं, मैं निश्चित रूप से पहले आशीष भाई ने जो बात बोली थी कि कैसे आप किसानों को जो है इनको लाभ का धंधा बनाने की, इनकी आय दुगनी करने की जो बात कर रहे हैं, कहाँ तक के पहुंचे। कोरोना के कारण थोड़ा सा लेट जरूर हुए हैं, लेकिन 100 समूह बना के हम जो किसान जो सब्जियां बेचते थे, जो आज जो बाजरा और गेहूं की जो फसल होती थी, इसके लिए कहीं ना कहीं बिचौलियों के बीच में जाते थे, इसके लिए उनके पास में ना जाना पड़े, इसके लिए हमने जो है 100 समूह बनाए हैं और एक्सपोर्ट डायरेक्ट कर पाए। इसके लिए हमने किसानों के लिए खास जो है वो सहायता केंद्र खोले हैं, और ये सहायता केंद्र जो है सब तरफ कार्य कर रहे हैं। अगर आप कोरोना के समय देखें, जब कांग्रेस सरकार ने इनको झूठे वादे किए थे कर्जा माफ करने के, जो आप चीज बोल रहे थे आशीष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जो कहती है वो करती है। हमने कोरोना के बावजूद सिंगल क्लिक से वो जो 2000 करोड़ रुपए की राशि शेष रह गई थी, जो किसानों के खाते में नहीं गई थी, उसमें 1000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश शासन ने शिवराज जी के नेतृत्व में मिला के सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों तक के पहुंचाई थी, जिसका पूरा आंकड़ा जो है वो आप सरकारी हमारे आर्काइव्स में उपस्थित है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं, किसानों के नाम के साथ में उपस्थित है। उसके अलावा जो मैंने बात बताई, कौन सी राशि की बात कर रहे हैं आप? मैं सम्मान निधि वाली? नहीं, मैं किसान सम्मान निधि। मैं माफी चाहती हूँ, अगर ये डिबेट हमें राजनीतिक करनी है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करनी है, तो ज्वार बाजरा पे मैं बात नहीं करूंगी। गी जी बात सही कह रही जनक जी की, बात हो रही कि क्या हम इस तरह हम तैयार हैं, जो आशीष जी ने प्रश्न भी उठाया है, और जो पहले क्वेश्चन ये उत्तर दे, बाजरा और ज्वार तो उगा लिया जाएगा, तो ज्वार बाजरा उगाने वाले लोग कितने हैं, कितने हैं, क्या हुआ है अभी तक, क्या बदला है सहायता केंद्रों ने? मैं पैसों की और वो बात दुगनी उगनी कोई बात नहीं कर रही, मैं ये पूछ रही हूँ ज्वार बाजरा कितना उग रहा है, और कितना उसको ज्वार बाजरा को डबल कैसे करेंगे, उसकी योजना बताएं। बीज हमारे पास कितने हैं अपने ज्वार बाजरा के देसी बीज? क्या पैकेट में बिकेगी ज्वार बाजरा? मिलेट, अंग्रेजी वाली मिलेट की बात हो रही है, इधर से खरीद के उधर व्यापार करेंगे। मध्य प्रदेश उगाएगा क्या? अभी तक सोयाबीन में से नहीं निकला मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल, आपका प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन देखिए, जो आप बात बोल रहे हैं, निश्चित रूप से सर्वे हुआ है, निश्चित रूप से उसकी मांग बढ़ी है, निश्चित रूप से सब एरियाज की जैसे बात कर रहे थे, हर तरफ हर चीज संभव नहीं है, लेकिन एक मैं यही तो बात बता रहा था, आपको बात तो पूरी सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट का जो माध्यम है वो केवल जो है एक प्रकार से हम विदेशों में नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तान में भी अलग अलग, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे कुछ चीजों में जो है नंबर 1 है, जैसे किसी जमाने में कहा जाता था कि पंजाब जो है नंबर 1 है कृषि के क्षेत्र में, लेकिन अब मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में अगर उत्पाद बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में अगर किसी का जो रकबा है अगर वो बढ़ रहा है, तो इसकी तो सराहना करनी चाहिए। देखिए, हम हर चीज सरकार के ऊपर आप डाल दें, ये भी संभव नहीं है ना। आदमी को स्वयं भी, जैसे आप भी अपना कार्य कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार तो अपना कार्य फिर भी जनता के हित के लिए करती है और करना चाहिए, और वो कर भी रही है। लेकिन हम जो पहल कर रहे हैं वो देख रही है। अब आप बोल रहे हैं एग्जैक्ट आंकड़ा बताओ, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं भी हाथ में लेकर नहीं बैठा हूं, क्योंकि मीटिंग खत्म नहीं हुई है। मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा मिल जाएगा। आप स्वयं उपस्थित थी, हमारे कृषि मंत्री जी जो है दिन रात
बिना सोहे कमल पटेल जी इस कार्य में लगे हुए हैं कि जनता का हित हो जाए, किसानों का हित हो जाए। तो दोनों का अगर हित पहुंचना है तो कहीं ना कहीं किसानों के पास में वो चीज उपलब्ध होनी चाहिए जिसकी मांग बढ़े। और जब इसकी मांग बढ़ रही है विदेशों में भी, देश में भी, और आज के टाइम जैसे मैंने आपके ज्वाइन करने के पहले ही मैं बता रहा था कि कुछ रिसर्च में ये भी आया है कि जो गेहूं है, गेहूं की रोटी खाने से कहीं ना कहीं वो स्लो पॉइजन का काम करने लगा है आज के टाइम में। तो ये चीजें आप जो पेस्टिसाइड्स की बोल रही हो कम्प्लीटली डिफरेंट एक इश्यू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो जनक जी बात तो पूरी सुननी पड़ेगी ना, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। देखिए आदरपूर्वक उम्र में भी, लेकिन देखिए हमारी सरकार जो है, हमारी जो सरकार है वो निश्चित रूप से जन भागीदारी के लोगों को भी हमने संपर्क में लिया है, किसानों के साथ साथ अनेकों लोगों को हमने संपर्क में लिया है और बिचौलियों को खत्म करने का कार्य किया है। तो निश्चित रूप से जो आंकड़ा है वो इनको कंज्यूम करने वालों का भी बढ़ेगा और इनका उत्पादन करने वालों का भी बढ़ेगा। जो किसान है कहीं ना कहीं आपका एक जो है विषय जो है मैं बात बोल रहा था वो उसकी श्रेणी में भी आ जाएगा। और निश्चित रूप से जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो मध्य प्रदेश के लोगों के साथ साथ देश के भी लोग हैं, विदेशों के भी लोग हैं। लेकिन जो उगाने वाले लोग हैं, हमारा ध्यान जो है वो मध्य प्रदेश पे है, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती से, मध्य प्रदेश की धरती अगर कहा जाए तो बिल्कुल कमाल की धरती है और ये प्राकृतिक जो है मिनरल्स के साथ में बहुत ज्यादा उपजाऊ माना जाता है इसको। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखें तो चूंकि समय कम है, जनक जी आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे क्या होना चाहिए, क्या निर्देश है आपके द्वारा, क्योंकि आप लंबे समय से इसमें काम कर रही हैं, क्या होना चाहिए, सरकार क्या करे, किसान क्या करे ताकि जो है हम चीजें बढ़ा पाए और वाकई मोटे अनाज की जो बात हो रही है वो यथार्थ धरातल पर आ पाए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मोटे अनाज ही हमारी प्राचीन सभ्यता थी और हम ही लोगों ने, जब किसान ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ने आके कहा ये करो, हमने वो किया, फिर आके वही गवर्नमेंट कहने लगी ये नहीं वो करो। एक ही पार्टी की सरकार भी बदलती रहती है अपने पैंतरे। मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करूंगी। देश को मोटे अनाज की, केवल अनाज की बात नहीं है, बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता की बात है। हमारे फल, मोटे अनाज के साथ चटनी में क्या क्या डलेगा वो भी उगाना होगा। और मोटे अनाज के लिए कितने किसान तैयार हैं, हमें किसानों की मानसिकता तैयार करें, खाने वालों की सर्वे करें, स्टडी करें। और मैं ये कहती हूँ अनाज मोटा है या पतला है, अगर केमिकल वाला है, पेस्टिसाइड वाला है तो वो गलत है, जहर है, किसी काम का नहीं, जहर। और बीज अपने हैं, क्या हमारे पास अपने बीज बचेंगे? अभी जो विदेशी बीज, हमारी सरसों खत्म कर दी, हमारी कॉटन खत्म कर दी, हमारी मिर्ची खत्म कर दी, हमारी अपनी देसी सारी वैरायटीज खत्म कर दी। तो बीज बाजार में हमारे देसी नहीं है। पहले बीज अपने, जहां भी बीज बचाए हुए हैं किसानों ने भारत के किसी भी एरिया में, मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जो अपने स्तर पर जैविक महिलाएं भी बीज बचा रही हैं। पर सरकार को बीज और सब कुछ ऑर्गेनिक भी करना होगा अगर लोगों के स्वास्थ्य की और जीवन की चिंता है। बहुत अच्छी जी। 48% लोगों को कोई बीमारी है, 3 दिन पहले सर्वे हुआ है। तो स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज बहुत अच्छे हैं, पर मोटे अनाज नहीं, दूध केमिकल वाला है, धरती केमिकल वाली है। जनक जी जनक जी जो प्रश्न आपने उठाया है, विश्वास कीजिए कि वो बड़ा प्रश्न है कि आप यदि मोटे अनाज की तरफ आ भी गए, आपने उगा भी लिए, आपने जो उपभोक्ता भी तैयार कर लिए, किसान भी तैयार कर लिए, यदि वो मोटे अनाज पेस्टिसाइड से युक्त हैं, केमिकल से युक्त हैं, तो वो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम वाकई जो है इस दिशा की तरफ जा रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, किसानों को सोचना चाहिए, उन संस्थाओं को सोचना चाहिए जो किसानों के हित में काम कर रही है। बहुत सारा धन्यवाद जनक जी, आपने जुड़ी गीतधीर जी, आशीष जी हमसे बातचीत की और इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ ऐसे सवाल उठाए जिन पर हम भविष्य में बातचीत निश्चित रूप से करेंगे। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।